Good afternoon, students, FIBCom students. Let's start EVS, that unit number 3, chapter number 3, that now we are discussing about the classification on the basis of purpose tourism. Recently, many new types of tourism based on the purpose of travel and the tourism has developed. This list is exhaustive. However, the following are the some of the prominent of types of tourism. Ecotourism, traveling to fragile and undisturbed landscape on the earth is purpose for ecotourism, that it includes all the places which are risky to the life but extremely beautiful to visit, that visits to large waterfalls, high mountains, and even going deeper in the sea, oceans is the part of ecotourism. तो हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारी जगह या हमारी धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह है कि जो दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन उस पर टूरिज्म करना या हम जब उसकी विजिट करते हैं तो एक नाजुक सा हम बोलते हैं कि नाजुक चिन्ह हमें दिखाई देता है या नाजुक उसके फीचर्स दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसे जो विजिट प्लेसेस है कि जैसे वाटरफॉल्स है, हाई माउंटेन्स है या समुंदर के अंदर जाना, तो ये एक हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म का पार्ट है. In the Indian context, it also involves the nutrient tourism sports eco-friendly manner. तो यहाँ पे जब हम इंडिया की बात करते हैं तो टूरिज्म स्पोर्ट्स को इको फ्रेंडली की तौर पे उसको माना गया है. किस तरह से अब इसको इन्वॉल्व किया गया है. Hence, the botanical gardens, zoological gardens are considered as a site of ecotourism here. तो इको टूरिज्म में हम बोलते हैं कि बॉटनिकल गार्डन हो या जूलॉजी गार्डन्स हो, तो उसको भी हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म में कंसिडर किया गया है. आगे देखते हैं रिलीजियस टूरिज्म. तो रिलीजियस टूरिज्म जब हम नाम सुनते तो रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेसेस, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है. Visit to religious places of worship, holy location, and for example, trip to holy caves of Amarnath, the Golden Temple, Amritsar, Makkah and Medina, etc. तो यहाँ पे आपको बताया गया कि रिलीजियस टूरिज्म कौन से प्लेसेस हो सकते थे. जैसे फॉर एग्जांपल होली प्लेसेस है, जितने में हमारे इंडिया में तो बहुत सारे होली प्लेसेस है. जैसे फॉर एग्जांपल अमरनाथ की केव्स, अमरनाथ की गुफाएं हो, या हम बोलते गोल्डन टेम्पल हो, अमृतसर हो, या गोल्डन टेम्पल अमृतसर हो, यहाँ बोलते मक्का मदीना हो, या हम बोलते कि मानसरोवर है. ये सब कुछ हम बोलते कि जो हिमालय में है या बाकी के जो रिलीजियस प्लेसेस है, वो उसको हम बोलते कि टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के द्वारा उसको फेमस हमारी जगह पे है. आगे बात करते हैं एडवेंचर और द स्पोर्ट्स टूरिज्म. ट्रैवल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपीरियंसिंग एडवेंचर. इट इन्वॉल्व्स द ट्रैकिंग, adventure sports, etc. For example, trip to Uttarakhand may include the sports of adventure tourism like river crafting, पैराग्लाइडिंग एंड रिवर क्रॉसिंग एंड ट्रैकिंग. तो एडवेंचर टूरिज्म कौन से कि जहाँ पे हम बोलते कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको उसको देखने के बाद तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हम बोलते कि एडवेंचर साहस हो, तो इसमें हम बोलते कि ट्रैकिंग होता है, या हम बोलते कि फिर बोलते हैं कि रिवर क्राफ्टिंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है, रिवर क्रॉसिंग होता है. तो ये एक प्लेसेस ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ पे आप वो एंजॉय तो करें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ साहस वाला काम भी किया है कि जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बीच टूरिज्म. ट्रैवल टू बीचेस टू एंजॉय द सैंड्स एंड splashes of the water. It may also include the playing water sports on the beaches in the case of Kashid बीच एट अलीबाग इन महाराष्ट्र और गोवा. तो यहाँ पे एक ही या दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन वी ऑल पीपल लिव इन कोकण, एंड सो हियर Harne and Murud are so near to us, Ladgar also. So we enjoy the beaches day. We can say that beaches day within the week, because that within the week at least we go for one time at the beach. So here that beach tourism is also that at the when we travel on the beaches, the people enjoy the sand and splashes of the water.
So that is the one thing. Then next point is cultural tourism. Travel to places of entertainment and landmarks of particular country or places. It includes man-made events, tourism, festivals, museums, uh, musical concert, famous location. For example, traveling to Delhi to enjoy Qutub Minar festival, which is organized in the November and December every year. So cultural tourism means somebody according to culture that some places are also included as a tourism places. Just for example, that in the cultural tourism we enjoy that festivals, then musical concert and famous location, then museum also. So here that Qutub Minar is situated in the Delhi, and when the people go there, the people see the Qutub Minar, and this program for this particular program is to enjoy Qutub Minar festival. This program is going to be held in the November and December every year. Then next point is wildlife and nature tourism. Tourism to natural site is called nature tourism. It may not necessarily involve the fragile natural sites like ecotourism, but when natural sites chosen belong to wild forest animals, it is called wildlife tourism. So here, this tourism, nature tourism or wildlife tourism, it is related to nature. So that's why it is called nature tourism. And it is not involve. It does not involve only natural sites, means mountains, rivers, and lakes, and something like that, or botanical gardens and zoology gardens. But it also include the wild forest and wild animals and something like that, which is hidden or which is inside the forest, which we haven't seen ever. So this called is wildlife tourism. The next point is medical tourism. Medical tourism means what? The travel for medical and health purposes, it is called medical tourism. In India, Kerala has observed the rise in the medical tourism, particularly for Ayurveda in the last decades. Medical tourism is practiced due to two reasons: that non-availability of infrastructure in the place of residency and the cheapness of the treatments in the other locations. So medical tourism matlab kya? The places which are considered to for the treatment for medical or health purposes is called medical tourism, and Kerala is one of the best place for medical treatment because that Kerala is famous for the Ayurvedic treatment since last 10 years, and this medical practice or this medical tourism for two reasons. That first of all, non-availability of that medical infrastructure in our state, and the second point is cheapness of the treatment in other location. So जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट की बात करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मैंने सुना है कि जो एनआरआई वगैरह होते हैं, अगर कुछ इंसिडेंट या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके साथ हो गया, तो वो ट्रीटमेंट तो वहाँ करवाते हैं, लेकिन वो जब वो हमारे देश में आते तो वो उनके मुँह से हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे देश में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बाकी की देश की कंपैरिजन में चिप है, मीन सस्ता है, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जब भी वो इंडिया आते हैं, तो जो भी हमारा मीन्स हम बोलते हैं कि जो मेडिकल चेकअप हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो यहाँ से क्योर करके जाते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू रिलेटिव लोअर कॉस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हियर। जिसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में बहुत ही सस्ते सस्ते दाम पे नहीं बोला सकता, पर जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दूसरे देशों से उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, तो बाकी के सभी जो पेशेंट होते हैं वो इंडिया में आते हैं। And Mumbai is famous for the allopathic treatment, especially for the cancer and heart related problems. तो मुंबई सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कैंसर के लिए जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है और बोलते हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट मुंबई में सबसे अच्छी दिया जाता है। देन एजुकेशनल टूरिज्म। टूरिज्म strictly for the purpose of education or gaining knowledge falls in this category. It includes field trips,
exertion by the students or the researchers, and the educational tools. It may also include the historical tourism by historians, archaeologists, and academians. Then academic events contribute largely to the same. So eco educational tourism, so it includes that for the particular purpose of education or gaining knowledge. So it is called educational tourism. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो फील्ड ट्रिप्स हो, या हम बोलते हैं कि एक्सर्शंस बाय स्टूडेंट्स हो, या रिसर्चर्स हो, या एजुकेशनल टूर्स हो, तो उसको हम एजुकेशनल टूरिज्म में उसको इंक्लूड किया जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली कि जब हम हिस्टोरिकल टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो हिस्टोरियंस थ्रू दिया जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट थ्रू दिया जाता है, एकेडमिशियंस थ्रू दिया जाता है, तो उसको भी हिस्टोरिकल टूरिज्म में इंक्लूड किया गया है। The next point is rural tourism. Traveling to the rural areas to experience the lifestyle of the village is called rural tourism. It is prominent in the mega cities like Mumbai, where people move to the destination in the periphery to enjoy the boundary of the nature and the life free from all the urban stresses and tension. Then Karjat is the famous rural tourism destination around Mumbai. When visiting agricultural areas is included in the rural tourism, it may also called एग्रो टूरिज्म। तो ये हमारे लिए नई बात नहीं, क्योंकि हम सब दापोलीकर हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो मुंबई के टूरिस्ट आते हैं, या पूना से, या बाकी के जो स्टेट से जो टूरिस्ट आते हैं, तो ज़्यादातर हमें ये टूरिस्ट हमें नवंबर दिसंबर में दिखाई देते हैं, या दिसंबर में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि they want to enjoy the beauty of the nature, and that's why they came to the village. They want to see the lifestyle of the village person, so it is called रूरल टूरिज्म। तो यहाँ पे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि जो करजन जो मुंबई के पास आया हुआ है, जो हम बोलते कि रूरल एरिया है, वहाँ पे मुंबई के लोग ज़्यादातर जाते हैं, और उसके वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रो टूरिज्म भी उसको बोला जाता है। आगे बोलते हैं इंडस्ट्रियल टूरिज्म। आगे बोलते हैं इंडस्ट्रियल टूरिज्म। Visiting industrial areas or industries for the educational and the business purposes is called industrial tourism. It may all include researchers, students, businessmen, general public who came with the view to understand industrial patterns of the past, present, and the future. The Coca-Cola factory in Mumbai and the Infosys campus at Pune आर फेमस इंडस्ट्रियल टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो इंडस्ट्रियल टूरिज्म किसको बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया को विजिट करना, या इंडस्ट्रियल एरिया एजुकेशन के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप करना, तो उसको हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल टूरिज्म। तो उसमें हम बोलते हैं कि स्टूडेंट भी आ सकते हैं, रिसर्चर्स भी आ सकते हैं, बिजनेसमैन हैं, और बोलते हैं कि जो जनरल पब्लिक हैं, कि जो इंडस्ट्रियल पैटर्न समझ सके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, इसके लिए इंडस्ट्रियल टूरिज्म बनाया जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है कोका कोला फैक्ट्री जो मुंबई में है, और हम बोलते हैं कि जो इन्फोसिस कैंपस है जो पूना में है, जो इंडस्ट्रियल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वो ज़्यादातर टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखते हैं जियो टूरिज्म। द टूरिज्म जियोलॉजिकली important and extravagant places in the geotourism. It includes the visit to the places visible landforms, geologically active locations like crater lakes, fossil parks, active plate boundary location, etc. The Sivalik Fossil Park in Himachal Pradesh and the Lonar Crater Lake in Maharashtra are the good examples of it. तो जियो टूरिज्म मीन्स जो प्लेसेस हम बोलते हैं कि जियोलॉजी के तौर पे जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कि जियोलॉजिकल टूरिज्म बोला जाता है। तो उसमें किस किस चीज़ों में किस प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है, कि जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रेटर लेक्स है, फॉसिल पार्क्स है, फिर बोलते हैं कि एक्टिव प्लेट बाउंड्री लोकेशन है, तो उसको उसमें इंक्लूड किया गया है, कि जियो टूरिज्म में उसको इंक्लूड किया गया है।
तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है शिवालिक फॉसिल पार्क इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है लोनर क्रेटर लेक जो महाराष्ट्र में है, ये उसके बेस्ट एग्जांपल हैं। तो आगे बात करते हैं फैशन टूरिज्म। It is the visit to fashion hubs of the world like Paris and Milan, which are famous for unique sense of fashion. It is practiced with the view to study, understand, trade, or consume the fashion. It is the combination of pleasure travel and shopping tourism. Kolkata and Mumbai are the famous fashion tourism centers in India. तो अभी फैशन के बारे में मुझे ज़्यादा ना बोलता आपके लिए बेटर होगा क्योंकि हमें सबको पता है कि फैशन टूरिज्म प्लेसेस मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ल्ड फेमस है वो है पेरिस और मालेना जो ज़्यादा उसके लिए फेमस है और उसका हम बोलते हैं कि लोगों को उसको किस तरह से कंज्यूम करना है, उसको उसका आनंद किस तरह से उठाना है, किस तरह से शॉपिंग करना है, वो प्लेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। और कोलकाता मुंबई आजकल कोलकाता मुंबई नहीं लेकिन हर एक प्लेस हम बोलते हैं कि फैशन टूरिज्म बनता जा रहा है। आगे बात करते हैं देन म्यूजिक क्रूज that it includes the visiting places like musical importance. Visiting musical events, shows, and concerts are an important component here. That music cruise is a music tourism is very important for small towns, villages as it boosts that economy and it also important for the cities. It promotes the cultural exchange on the large scale. तो उसको क्या बताया गया है कि म्यूजिक हाँ आगे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल राजस्थान इज फेमस फॉर म्यूजिक टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया दैट आपको ऐसे बताया गया है कि जो म्यूजिक क्रूज हैं या हम बोलते हैं कि जैसे उसमें ज़्यादातर एक इवेंट्स होते हैं शोज होते हैं म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं फिर कंसर्ट होते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है म्यूजिक क्रूज का और उसको जैसे स्मॉल टाउन्स में जैसे पहले हम बोलते कि जैसे पास में जैसे ड्रामा वगैरह होता था या स्टेज शो होते थे वैसे ही ये इस टाइप का एक म्यूज़िक शो होते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि कल्चर उसके थ्रू कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है और राजस्थान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूज़िक डेस्टिनेशन इन इंडिया देन नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल टूरिज्म तो सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब क्या इट इज़ इको फ्रेंडली टूरिज्म practice. It aims at providing only positive impact on the destination visit. It mostly includes the natural sites. However, after its successful implementation, it is practiced at all the tourism destinations. Thus, all the sites can be the part of sustainable tourism. The government making efforts to use eco-friendly technology, educate tourists and industry operators to follow the same. Installation of solar power gadgets is the first and the most important steps towards sustainable tourism. Aurangabad is very good example for the sustainable tourism where all the hotels use only solar panels to generate the electricity. Sustainable tourism is also termed as responsible tourism. तो sustainable tourism हम बोलते हैं कि related to environment जो एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना करे पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक सोर्स बना रहे जिसको हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म तो इसको हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है तो जैसा जैसे फॉर एग्जांपल कि उसकी जो सस्टेनेबल टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका डेस्टिनेशन जब डेस्टिनेशन विजिट किया गया है डेस्टिनेशन विजिट किया जाता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसा होता है वही बताया जाता है देन उसके बाद कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसे कोशिश कर रही है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाया जाए या टूरिस्ट को एजुकेट किया जाए और हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑपरेटर्स को भी ऐसे गवर्नमेंट ऑपरेटर्स को भी वो फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ऑपरेटर्स को भी वो फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई होता ही है लेकिन एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता और टूरिस्ट प्लेसेस को
टूरिस्ट प्लेसेस को भी नुकसान नहीं पहुंचना। तो यहाँ पे एक को बेस्ट एग्जांपल दिया गया है औरंगाबाद। औरंगाबाद में सभी होटल्स और हम बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्ट्स हैं तो वो सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, और सोलर पैनल से वो जनरेट करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि वो एक बेस्ट एग्जांपल रहा है। Then next point is dark tourism. Visit to the places involve danger to the life at present or have history, brutality are the part of dark tourism. Places are the abandoned or have been struck by the massive disaster in the past are also visited in this tourist. And Jallianwala Bagh, that Jallianwala Bagh masquerade site are the site of Chernobyl disaster are the suitable example. तो डार्क टूरिज्म किसको बोलते हैं कि ऐसे प्लेसेस हैं या जब उसके प्लेसेस की विजिट किया जाता है कि जो आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, या हम बोलते हैं कि जिससे आपका लाइफ रियून होता है या खराब होता है, तो ऐसे विजिट नहीं करना चाहिए। बट जैसे हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि किसी डिजास्टर से, फॉर एग्जांपल नेचुरल जब डिजास्टर आया तो वो प्लेसेस ख़त्म हो गए हों या डैमेज हो गए हों, तो उसको आप विजिट तो कर सकते, लेकिन आपके हम बोलते हैं कि कैपेबिलिटी या आपके गर्ज पे उसको आप विजिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जलियांवाला बाग मैसेक्रे साइट, और हम बोलते हैं कि साइट ऑफ चर्नोबाइल डिजास्टर इसके डार्क टूरिज्म के बेस्ट एग्जांपल हैं। अभी आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवल टू द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो ये समझ में हमको आ जाता है कि प्लेसेस हिस्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो विजिट टू द फोर्ट प्लेसेस इम्पोर्टेंट लोकेशन इन द हिस्ट्री। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में रेड फोर्ट इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा and Victoria Memorial in Kolkata are the famous example for historical tourism. अब हम आगे बात करते हैं डिजास्टर टूरिज्म। डिजास्टर टूरिज्म मतलब क्या? तो it is visiting site of disaster to study and observe the effect of disaster either occurred recently or in the past. तो ऐसे प्लेसेस को विजिट किया जाता है कि उसको स्टडी किया जाता है कि डिज़ास्टर कब हुआ है, या फॉर एग्जांपल रिसेंट में हुआ है या पास में हुआ है, तो उसकी इम्पैक्ट उस प्लेसेस पे कैसे दिखाई देती है। द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन दिस केस may not be detrimental as in the case of dark tourism, but also disaster tourism is often observed as the site of natural disaster. The tourists may include the people ranging from the politicians who visit to express the sympathy and offer help to the local people who visit for the research and observation purposes. तो ज़्यादातर टूरिस्ट लोग तो नहीं जाते, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस प्लेसेस को विजिट करते हैं कि एक अपनी सिंपैथी उन लोगों के लिए बताने के लिए या दिखावे के लिए शायद उनको ये प्लेसेस वो विजिट करते हैं। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम बोलते कि स्टडी मीन्स हम बोलते कि रिसर्चर्स और जो हम बोलते कि रिसर्चर्स होते हैं वो इस प्लेसेस को स्टडी करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए। आगे देखते हैं स्लम टूरिज्म। व्हेन पीपल फ्रॉम एफ्लुएंट background visit to slum area experiences their poor condition, conduct research related activities and extend social services activities, it is termed as slum tourism। तो slum tourism जो हम बोलते हैं कि slum एरिया से जुड़ा हुआ है, कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि कुछ फॉरेनर्स पर्टिकुलर मुंबई के धारावी झोपड़पट्टी एरिया में जाते हैं, वहाँ को लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ की कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, और अपने देश में जाके वो रिसर्च करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड लाइक इंडिया, ब्राज़ील एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि जो स्लम एरिया शायद बताए गए हैं तो इंडिया में है, ब्राज़ील में और अफ्रीका में है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी जैसे पहले ही बता दिया कि धारावी स्लम एरिया इन मुंबई इज फेमस फॉर
इंक्रीजिंग स्लम टूरिज्म। आगे बात करते हैं सुसाइड और वॉर टूरिज्म। व्हेन द प्लेस इज विजिटेड ड्यूरिंग द वॉर विदाउट कैरिंग अबाउट वंस लाइफ इज नोन एज वॉर टूरिज्म। तो आपको ये समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेसेस को हम बोलते हैं कि जहाँ पे युद्ध चल रहा है, जहाँ पे वॉर चल रहा है, वहाँ पे ना किसी का ख्याल रखते हुए या ना किसी की जान की परवाह करते जब उसको विजिट किया जाता है तो उसको वॉर टूरिज्म को देखा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड टूरिज्म because the tourists purposefully visit the war-like situation even after knowing the there might be the risk to his or her life. The visit may be to participate in the uh, uh, into the proto-rallies and extend the support to the affected people. The tourists involve the people free from NGO and the government officials and a few common people who want to witness the live war themselves. तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि उसको सुसाइड टूरिज्म भी बताया जाता है क्योंकि जब ये सिचुएशन में ये प्लेसेस को विजिट किया जाता है तो एक तो अपनी जान के लिए और अपने साथ जो लाए हुए जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये टूरिस्ट कौन हो सकते हैं, तो एक तो हम बोलते हैं कि एनजीओ होता है, द पीपल फ्रॉम एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं और दूसरे हैं जो कॉमन पीपल के जो सही में वॉर कैसा होता है या उन्होंने वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो सुसाइड टूरिज्म को प्लेसेस को विजिट करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म मतलब क्या? ट्रैवल टू अदर प्लेसेस फॉर बिजनेस पर्पसेस और कॉल्ड बिजनेस टूरिज्म। इकोनॉमिकली proliferating places like country and capitals, other business centers, industrial development zones are the famous business tourism destination in India. All the four metropolitan cities of Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai, along with Bangalore, Pune, Nagpur, and business टूरिज्म सेंटर्स। तो बिजनेस टूरिज्म सेंटर जो बिजनेस के लिए अच्छा हो तो उसको हम बोलते हैं कि बिजनेस टूरिज्म जाना जाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे अच्छा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ पे अच्छा हो, बिजनेस सेंटर जहाँ पे अच्छा हो, स्टेट कैपिटल जहाँ पे अच्छा हो, तो वो लिए उसके लिए बिजनेस टूरिज्म उसको जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लेसेस के नाम यहाँ पे दिए हैं, तो पॉइंट्स हैं कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, नागपुर आर द फेमस फॉर बिजनेस टूरिज्म सेंटर्स। अभी हम आगे बात करते हैं आइसलैंड टूरिज्म। आइसलैंड टूरिज्म द लार्ज डिग्री ऑफ द आइसोलेशन एंड हैव अ इकोलॉजी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड दैट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया coral reefs, shells, various types of fish under the blue-green water are area great attraction। तो आइसलैंड में जैसे हम बोलते हैं कि जो एरिया जो जहाँ पे आइसोलेशन हो या हम बोलते हैं कि इकोलॉजी जो मेन लैंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं कि आइसलैंड। आइसलैंड आपको पता होगा, तो अंडमान निकोबार एक फेमस है, फिर कोरल रीफ्स हैं, फिर शैल्स हैं और कोरल रीफ शैल्स और वेरियस टाइप्स ऑफ फिश हमें ब्लू ग्रीन वाटर में दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसलैंड। टूरिज्म के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देन कोस्टल टूरिज्म in many coastal areas experiencing the particular pressure from the growth in the lifestyle, growing number of tourists, the coastal environment are limited extent consisting only narrow strips long edge of ocean. The coastal areas are becoming popular as a health resort and beach resort and water resort facility। तो कोस्टल एरिया जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दापोली और मुरुड है या हरने हैं, ज़्यादा है, तो पर्टिकुलर उनका लाइफस्टाइल या वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उसका एक हम बोलते हैं कि जो कोस्टल एनवायरनमेंट है एक लिमिट है कि फॉर एग्जांपल उसको क्या बोल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं कि उसकी जो लिमिट है, ओशंस की जो लिमिट है, तो वो एक हम बोलते हैं कि
वो ओशंस की लिमिट एज मीन्स हम बोलते हैं कि उसको किनारा बोला जाता है। तो वो किनारा इतना लंबा होता है या नैरो होता है कि उसको सिर्फ़ वहीं से आप मीन्स हम बोलते हैं कि उस एनवायरनमेंट को आप वहीं पे एन्जॉय कर सकते हो, बाकी दूर तक आप उसका एन्जॉय नहीं कर सकते। कि फॉर एग्ज़ाम्पल विंड है, विंड सर्फिंग है, स्कूबा डाइविंग है, तो ये आपके coastal tourism के example. The 7,500 square kilometer coastline of India offers the several beaches and related attractions. तो जितने एरिया में वो स्प्रेड हुआ है उतना ही एरिया आप एज अ कोस्टल लाइन उसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी के आप एरिया उसको कोस्टल लाइन से उसको एंजॉय नहीं कर सकते। एंड लास्ट वाला पॉइंट है योगा टूरिज्म। India's greater contribution is its ancient system of yoga and aerobics. Several short-term courses or crash courses are also offered to the tourists who come for the assault visit. For the last 10 years, International Yoga Week is organized in the Rishikesh. तो योगा टूरिज्म के लिए हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि योगा और एरोबिक्स हमारे सबसे पुराने हथियार हैं और जब भी हम शॉर्ट टर्म्स की बात करते हैं 10 कोर्सेज की बात क्रैश कोर्सेज की बात करते हैं टूरिस्ट को तो वो एक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है और पिछले 10 सालों से इंटरनेशनल योगा वीक भी मनाया ऋषिकेश में मनाया जाता है क्योंकि जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल काशी है, वाराणसी है, ऋषिकेश है, हिमाचल है, ये पर्टिकुलर प्लेसेस हैं कि जो योगा के लिए फेमस हैं।